सो आपको टेंशन नहीं लेना है। इसके ऊपर ना 7-8 टाइप के नोट्स हैं। सो आपको जो इजी लग रहा है आप यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हम लोग क्या करते हैं कि एक ही नोट्स को बार बार पढ़ते हैं। सपोज़ किसी बच्चे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाना है, किसी को थोड़ा कम जाना है, तो उसके अकॉर्डिंग वो यूज़ कर सकता है। ठीक है, सुनो, बार बार बोल रही हूँ, कमिंग 1-2 साल के अंदर बहुत सारे पोस्ट आने वाले हैं। ठीक है, कमिंग 1-2 साल के अंदर फिर से बहुत सारे पोस्ट आने वाले हैं, बट आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा कि वो पोस्ट कब आ रहा है, कैसे आ रहा है। उससे पहले आप लोगों को ओस्टेट, ओटेट, सीटेट सब क्लियर रखना है, क्योंकि अब हो सकता है कि जितना चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कुछ भी आ जाए न्यू, है ना। उस अकॉर्डिंग ये सब ध्यान में रखो। और अगर ओस्टेट सीटेट देना है तो प्रॉपरली ये सारी इन्फॉर्मेशन को माइंड में फिक्स कर लो। ठीक है, तो सुनो, क्या होता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन और भी नोट्स मिलेगा, ये बेसिक नोट्स मैं दे रही हूँ फॉर एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। या फिर आता है ना, व्हाट इज इवैल्यूएशन, व्हाट आर द नेचर ऑफ इवैल्यूएशन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन। कोई एक बच्चा प्लीज़, मैं जो क्वेश्चंस बोल रही हूँ एक पेज में लिख लो ना, कोई एक भी स्टूडेंट लिख लो और मुझे शेयर कर देना, इतना हेल्प कर दो। ठीक है, तो क्या क्या क्वेश्चन बोला, शॉर्ट क्वेश्चन लिस्ट बनते जाएगा। मैं अगर बोलते जाऊंगी, अगर लिखते जाते हो, शॉर्ट क्वेश्चन का लिस्ट बनते जाएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय इवैल्यूएशन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, नेचर ऑफ, राइट अबाउट नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन। थर्ड पॉइंट, पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन का पर्पस क्या है, डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन। और इसको बोल सकते हो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इवैल्यूएशन। देन आता है प्रिंसिपल्स ऑफ इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन का प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, एंड टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, मतलब इवैल्यूएशन के ऊपर इतना पोर्शंस पढ़ना है, आफ्टर दैट असेसमेंट के ऊपर भी उतना ही पोर्शन पढ़ना है। ठीक है, तो अब आता है क्वेश्चन में कि इवैल्यूएशन है क्या। तो इवैल्यूएशन, द फाइनल जजमेंट टेकन ऑन द बेसिस ऑफ असेसमेंट, जो भी हम फाइनल जजमेंट लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ असेसमेंट इन ए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड इवैल्यूएशन। फाइनल जजमेंट टेकन ऑन द बेसिस ऑफ असेसमेंट, मैं बार बार बोल रही हूँ, क्या समझो। पहले कल एक पॉइंट पढ़ा था आपके माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। मैंने क्या बोला था, ये आपका डायग्राम है। ठीक है, एक प्रॉपर डायग्राम बनाना है और उस डायग्राम में हमको लिखना है कि बाहर जो होता है वो इवैल्यूएशन है, उसके अंदर जो होता है असेसमेंट है, असेसमेंट के अंदर टेस्ट और मेजरमेंट और एग्जामिनेशन आ सकते हैं। ठीक है, अगर डायग्राम और थोड़ा प्रॉपर करते हैं तो ऐसा कर सकते हो, जैसे मान लो असेसमेंट। ठीक है, असेसमेंट के पार्ट से ये टेस्ट, टेस्ट से बड़ा है आपका एग्जामिनेशन। तो देखो कैसे डायग्राम बना, ये एग्जामिनेशन, और एग्जामिनेशन के साइड से ये ऐसा लगना, मतलब आपके तीनों पार्ट में आना चाहिए एक सर्कल इवैल्यूएशन। वही हुआ ना, इवैल्यूएशन असेसमेंट के थ्रू भी होता है, इवैल्यूएशन टेस्ट के थ्रू भी होता है, इवैल्यूएशन एग्जामिनेशन के थ्रू भी होता है। डायग्राम और थोड़ा प्रॉपर कर रही हूँ, प्लीज़ उसको नोट डाउन कर लो, डायग्राम प्रॉपर कर लो। पहले क्या बोला, इधर बना लेना असेसमेंट का, इधर बना लो असेसमेंट का, इधर बना लो आपका टेस्ट। ठीक है, इधर बना लो आपका एग्जामिनेशन, बना लिया एग्जामिनेशन, और उसके साथ आप ड्रॉ कर लो एक ऐसा सर्कल जो कि बनाएगा इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन। ये एक डायग्राम है। और अगर मैम ये अच्छा नहीं लग रहा है तो हमने जो बड़ा सर्कल वाला डायग्राम बनाया था उसको ही ड्रॉ कर लेना। बड़ा सर्कल वाला डायग्राम क्या था, ऐसा था, इसमें एक पार्ट एक पार्ट एक पार्ट। तो ये इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट, फिर हमने मेज़रमेंट और एग्जामिनेशन यहाँ पे रख सकते हैं, और लास्ट में बीच में टेस्ट, ऐसा हो सकता है। तो इस पॉइंट से आपको क्या पता चला कि फाइनली इवैल्यूएशन अगर हमें कभी करना हो तो असेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसा कह सकते हैं असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन दोनों साइड बाय साइड चलते हैं। ये जैसे सोच लो ये है, और दोनों एक साथ या साइड बाय साइड चलते हैं। इवैल्यूएशन असेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, असेसमेंट इवैल्यूएशन के ऊपर, बट समहाउ कोई एक चीज़ को आगे करना पड़ेगा हमें। देखो, किसी बच्चे का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है तो उसको कैसे जानेंगे, बहुत अच्छा है तो वो तो हो गया परफॉर्मेंस का जजमेंट, बट उसका मार्क नहीं बताया। मार्क इसी असेसमेंट के ऊपर अगर हम एग्ज़ाम करते हैं और मार्क देते हैं तो वो इवैल्यूएशन हो गया। सेम चीज़, कभी हमने मार्किंग तो कर लिया बट उसको हमने डिस्टिंग्विश नहीं किया कि कौन गुड है, कौन बेस्ट है, कौन बेटर है। ठीक है, अगर वो चीज़ करते वो असेसमेंट आएगा।
The final judgment taken on the basis of assessment in a teaching learning process is called evaluation. ठीक है, फाइनल जजमेंट. द कंसेप्ट ऑफ इवेल्युएशन इज ब्रॉड. देखो आपको कंपैरिजन में और इजी कर रही हूँ. अगर असेसमेंट एंड इवेल्युएशन के अंदर कंपैरिजन हम लोग कल जैसा कर रहे थे उसमें देखते हो तो याद रखना इवेल्युएशन बहुत ही ब्रॉड है एज कम्पेयर टू असेसमेंट. ठीक है, तो समझ गए ना, इवेल्युएशन सबसे बड़ा है. इवेल्युएशन डील्स विद द फाइनल टास्क ऑफ डिटर्मिनिंग द कॉम्पिटेंसी अमंग लर्नर्स. देखो मेरे पास अभी 100 बच्चे पढ़ रहे हैं. 100 बच्चों के अंदर कुछ बच्चे बहुत ही एक्टिव है, कुछ बच्चे बहुत ही ज़्यादा स्लो हैं, कुछ बच्चे एक्टिव हैं बट बदमाशी करते हैं तो मार्क अच्छा नहीं आता. तो सबका हम ना पोटेंशियल चेक कर रहे हैं कि कौन आगे है कौन पीछे है. तो अगर ये चेक कर रहे हो, फाइनल टास्क में पहुंच चुके हैं कि बाद में क्या होने वाला है उसके साथ डीलिंग करें, तो वो इवेल्युएशन है. वो क्या है? इवेल्युएशन है. इवेल्युएशन ना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है. अच्छा, ये अगर कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कौन सा डिस्क्रिप्टिव प्रोसेस है बताओ? कौन सा डिस्क्रिप्टिव प्रोसेस? पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए. ठीक है, तो मैंने क्या बोला? इवेल्युएशन क्या है? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है. और हमने क्या पूछा? डिस्क्रिप्टिव देन कौन सा है? असेसमेंट है. मेरे को इतना पता चल गया. ई छोड़ने के बाद जो पॉइंट रहता है, ई छोड़ दो. वैल्यूएशन, वैल्यू हम किस में देते हैं? वैल्यू हम वर्ड्स में नहीं देते, हम नंबर्स में देते हैं. बट कभी कभी वैल्यू हम नंबर के साथ वर्ड्स में देते हैं. जब दोनों आ जाए तो क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव बोथ हो जाता है. ठीक है. ऑब्जर्वेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन. किसी को भी अगर इवेल्युएट करना हो ना, जज करना हो, तो आपको उसे क्या करना पड़ेगा ना? ऑब्जर्व करना पड़ेगा, अवलोकन करना पड़ेगा. ऑब्जर्व करेंगे आप कैसे एक पर्सन को बोलते हो कि यू आर वेरी गुड इन समथिंग, यू आर वेरी गुड इन समथिंग और यू आर वेरी बैड इन समथिंग. कैसे जज करते हो? ऑब्जर्व करके, उसे देखते हो, समझते हो, फिर आंसर देना शुरू करते हो. सो दैट्स वाई इवेल्युएशन में सबसे इंपॉर्टेंट रहता है ऑब्जर्वेशन. बिना ऑब्जर्वेशन के आप रिसर्च तक नहीं कर सकते किसी के ऊपर. सो अलॉन्ग विथ हम क्या क्या चेक करते हैं देखो. अच्छा, ग्रोथ का पोर्शन याद है ना? ग्रोथ क्या था? ग्रोथ होता है एनी काइंड ऑफ फिजिकल चेंजेस. तो ग्रोथ में हम लोग क्या क्या लिख रहे थे? ग्रोथ के डोमेन्स में हम लोग लिखते थे ना, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट SD, इमोशनल डेवलपमेंट ये भी आएगा, फिर फिजिकल डेवलपमेंट ये भी आएगा. अच्छा, IDCD और MD भी हो सकता है. लैंग्वेज डेवलपमेंट देन था. तो इतने सारे जो डेवलपमेंट होते हैं इसको डोमेन्स बोलते हो ग्रोथ का, या एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ बोलते हो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ का. तो ये है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी साइड बाय साइड चलता था. ग्रोथ इज ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, सो दैट जितने भी डोमेन्स ग्रोथ में होंगे उतने ही डोमेन्स आपके डेवलपमेंट भी होंगे. सेम वाइल हम जब इवेल्युएशन करते हैं ना, किसी भी पर्सन का परफॉर्मेंस चेंज हो जाता है उसके आइदर फिजिकल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग, इमोशनल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग, सोशल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग और इंटेलेक्चुअल मेंटल डेवलपमेंट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग. अच्छा, किसी भी पर्सन को जज करना हो तो हम क्या करते हैं ना, उसको कुछ दिनों तक परखते हैं पूरा. अगर नहीं परखोगे उसके अंदर छुपा हुआ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा. जस्ट लाइक हम जब ना बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो हम तुतला जाते हैं. थोड़ा सा ना टंग स्लिप ऑफ टंग होता है, ऐसा इश्यूज आता है, टंग स्लिपिंग करता है एंड बात नहीं कर पाते हैं प्रॉपर्ली. तो एक चीज़ हुआ ना, ये सारा चीज़ किसके साथ कनेक्टेड है? आपका ब्रेन के साथ कनेक्टेड है. तो ब्रेन ऐसा बना के आपको दिखाया था पहले, और ब्रेन में इंफॉर्मेशन रहता है. अब इवेल्युएट किस चीज़ को कर रहे हो? दिमाग में चलने वाले सारे चीज़ को. उसके अकॉर्डिंग क्या क्या चेंज होगा? आपका बिहेवियर चेंज होगा, आपका थिंकिंग चेंज होगा, आपके टॉकिंग स्टाइल चेंज होंगे, आपका रिजल्ट चेंज होगा, आउटपुट चेंज होगा. ऐसा था. हर एक इंसान उसके सोच के ऊपर ही अपना सब कुछ चेंज करता है. सो पर्पस ऑफ इवेल्युएशन, एक हिंट दे दूँ, ये पर्पस सारे असेसमेंट में भी लिख सकते हो. मैं हैंड रिटन वाला भी दे दूंगी, डोंट वरी. अब देखो, पर्पस ऑफ इवेल्युएशन, इवेल्युएशन का पर्पस क्या है ना? टू डिटरमाइन द रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोग्राम इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट्स बिहेवियरल आउटपुट. स्टूडेंट्स के बिहेवियरल आउटपुट से ये जज होता है. टू डिटरमाइन द रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोग्राम इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट्स बिहेवियरल आउटपुट. आप किससे प्रभावित हो उसके रिजल्ट से पता चलता है.
सपोज आपके पास 3 स्टूडेंट है। आजकल का सीटेट क्वेश्चन, मैं बार बार बोल रही हूँ, सीटेट के क्वेश्चन ना थोड़े से नेट के पैटर्न में आ चुका है। हम लोग जैसे नेट एग्जाम देते हैं उसमें जो पैटर्न है उसमें, और नेट एग्जाम का पैटर्न में क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो बताती हूँ। केस स्टडी और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है। केस स्टडी जानते हो, राहुल यहाँ गया, राहुल 9 साल का बच्चा है, राहुल इतने सारे पढ़ाई में अच्छा है बट एक सब्जेक्ट उससे बिल्कुल नहीं होता, तो राहुल का क्या प्रॉब्लम है, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया। राहुल पढ़ने में बहुत तेज है बट उस जो वो लिखता है तो ए को मतलब ए तो प्रॉपर लिखता है बट बी को, स्मॉल बी को डी पढ़ता है या फिर डी लिखता है, 6 को 9 पढ़ता है, 9 को 6 पढ़ता है। तो ये सारा उसके अंदर इश्यूज है। डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया कौन सा है, इसके बेसिस पे आपको बोलना है कौन सा होगा बताओ। उसको पढ़ने में इश्यूज है, एग्जाम आए तो मैं क्लियर कर लूँ, ठीक है। उसके लिए एक्स्ट्रा फिर से कोई कोचिंग सेंटर या कहीं पे ज्वाइन नहीं करना पड़े, ठीक है। टू मेक रिलायबल डिसीजन अबाउट एजुकेशनल प्लानिंग, इवैल्यूएशन ऐसा टेक्निक है जिसके थ्रू कौन सा चीज़ रिलायबल है, कौन सा डिसीजन रिलायबल है एजुकेशनल प्लानिंग के लिए, ये इंपॉर्टेंट हम सोच सकते हैं, ठीक है। रिलायबिलिटी वो होता है जिसको आप जितने बार चेक करोगे टाइम ड्यूरेशन के बाद भी वही सेम रिजल्ट्स देते जाएगा, उसके आउटपुट सेम आते जाएंगे, और रिलायबिलिटी के ऊपर वैलिडिटी डिपेंड करता है, ठीक है। फिर देखो ये और क्या चेक करेगा, टू ए सर्टन द वर्थ ऑफ टाइम। देखो इवैल्यूएशन आपको टाइम का वैल्यू, एनर्जी का वैल्यू और रिसोर्सेज जो भी आपने अपने प्रोग्राम में इन्वेस्ट किया है उसका वैल्यू समझ जाता है। हमेशा टाइम इक्वल्स टू मनी है। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। वी ऑलवेज थिंक दैट कि एक बार ये दिन चला जाए तो वापस नहीं आता है, सोचते हैं ना। तो सोचो टाइम कितना इंपॉर्टेंट है, तो ऑलवेज ट्राई करना कि हर एक दिन आपका प्रोडक्टिव हो गया। इसके थ्रू हम लोग ग्रोथ मिलेगा हम लोग को। टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स ग्रोथ, अभी बोला था, जब हम लोग वैल्यू करना शुरू करते हैं ना टाइम को, तो हमारा ऑटोमेटिक ग्रोथ होना शुरू होता है, तो इसके अकॉर्डिंग ग्रोथ बढ़ेगा। अगर सोचो हम चेक कर रहे हैं स्टूडेंट्स का ग्रोथ क्या है, लैक ऑफ ग्रोथ हो गया तो डिज़ायरेबल नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड्स, सोशल वैल्यूज़ ये सब क्या नहीं होंगे, नहीं मिलेंगे। एक बच्चे में वैल्यू का बहुत कमी है तो ऑब्वियस ना उसका एजुकेशन में भी प्रॉब्लम होगा, ठीक है। क्योंकि जब हम एक चीज़ में फोकस्ड होते हैं तो हमारा ग्रोथ ऑटोमेटिक आ जाता है, ठीक है, सारी चीज़ों में आ जाता है। एक चीज़ में फोकस करो, बाकी चीज़ों में आप एक्टिव हो जाओगे। टू हेल्प टीचर्स डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ द टीचिंग टेक्निक्स। अच्छा मैं अगर पूछूँ, अगर टेक्निक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कौन सा है, तो विच वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टेक्निक, यू नो दैट। लास्ट टाइम हमने उसको क्या था, कुछ चीज़ें बोल रही हूँ, वेरियस टाइप के टेक्निक्स हैं बट वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन ऑल टेक्निक्स इज़ टाइम मैनेजमेंट। Okay, you have to manage your time, and within this time you have to complete your all portions and also verify the students acquiring knowledge and how they apply in different skills। ये इतना आपको चेक करना पड़ेगा कि बच्चों का क्या टेक्निक यूज़ करें बच्चों के ऊपर और कितना उसका ग्रोथ होने वाला है, ठीक है, कितना उसका ग्रोथ होने वाला है। तो ये हो गया। देन नेक्स्ट, टू मोटिवेट, हम क्या मोटिवेट करने वाले हैं, टू मोटिवेट स्टूडेंट्स टू लर्न मोर एज दे डिस्कवर देयर प्रोग्रेस और लैक ऑफ प्रोग्रेस इन गिवन टास्क। हम बच्चों को मोटिवेट करना शुरू करेंगे, इसलिए मोटिवेट करना शुरू करेंगे क्योंकि उनका जैसे ग्रोथ हो जाए। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना पढ़ने में तेज है बट उनका ना मोटिवेशन कमी है, हम में भी होता है ये प्रॉब्लम। मोटिवेशन कमी के वजह से हमारा ग्रोथ बीच में ही स्टॉप हो जाता है, बीच में हमारा जो स्टॉप हो जाता है, इन्फॉर्मेशन हम लोग ले नहीं पाते हैं प्रॉपरली, एंड ये इन्फॉर्मेशन हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे पूरे फ्यूचर के लिए। तो जब भी आप लोग ग्रोथ बच्चे का रुक गया है ये सोच रहे हो तो उनको थोड़ा मोटिवेट करना शुरू करो, ठीक है। मोटिवेशन से बच्चे बहुत आगे बढ़ जाते हैं, हम लोग सोच भी नहीं पाएंगे उतना आगे वो बढ़ जाएंगे। तो ये मोटिवेशन है, तो उनको चेक करना है। फिर मोटिवेट करने से स्टूडेंट का प्रोग्रेस डिस्कवर होता है। लैक ऑफ प्रोग्रेस अगर टास्क में दिखे तो प्रॉब्लम्स आते हैं। फिर क्या हुआ, टू एनकरेज स्टूडेंट्स टू डेवलप ए सेंस ऑफ डिसिप्लिन। बच्चों के अंदर सेंस ऑफ डिसिप्लिन को डिस्कवर करो, बच्चों में डिफरेंट टाइप ऑफ सेंस ऑफ डिसिप्लिन को डिस्कवर करो। क्या आपका सेंस ऑफ डिसिप्लिन है?
अगर बच्चे डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, फोकस नहीं बढ़ेगा। फोकस बढ़ाने के लिए हमें डिसिप्लिन चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। और डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उससे हम आगे बढ़ सकते हैं, उससे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए डिसिप्लिन बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और डिसिप्लिन से बच्चों को क्या मिलेगा कि सिस्टमैटिक स्टडी हैबिट्स मिलेंगे, सिस्टमैटिक स्टडी हैबिट्स मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि सिस्टमैटिक स्टडी हैबिट्स के लिए ये सब चाहिए। ठीक है, बच्चों को पढ़ाना है, इतना इजी नहीं होता है कि उनको गाइड कर दिया और वो पढ़ लिए, उतना भी इजी नहीं है। तो हमें जानना पड़ेगा कि क्या चीज़ वो कर रहे हैं। To provide educational administrators with adequate information about teachers, effectiveness and school need. ये भी पता होना चाहिए। आज का न्यूज़ मैंने देखा था, 10,000 प्राइमरी स्कूल्स बंद हो रहे हैं, 10,000 प्राइमरी स्कूल्स बंद हो रहे हैं ड्यू टू द लैक ऑफ टीचर्स। एंड ड्यू टू द लैक ऑफ टीचर्स स्टूडेंट्स एनरोलमेंट इज़ वेरी लो एंड बेसिकली वी नीड एडमिनिस्ट्रेशन। सो इफ इन वन स्कूल द एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप ओनली has one teacher, and one teacher although control all things, but students are not able to get the enough information from teachers for all subjects. ये तो नहीं हो रहा है, टीचर्स को इनफ इंफॉर्मेशन तो नहीं मिल रहे, सो दैट उनको क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए। जब भी हम बच्चों को सपोर्ट करना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, तो वहाँ पे टीचर्स भी रिक्वायरमेंट बहुत रहती है। एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन हमें टीचर्स के इफेक्टिवनेस के बारे में एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप्स को बताना चाहिए कि क्या इम्पॉर्टेंट है, क्या नहीं इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, स्कूल का नीड क्या है। टू एक्वेंट पेरेंट्स और गार्जियन विद देयर चिल्ड्रंस परफॉर्मेंस। देखो, एक्वेंट का मतलब होता है कि बच्चों को जितना पता है वो तो आपने एग्जामिन कर लिया, जान लिया कि बच्चों का क्या डिमांड है, बट बच्चों के डिमांड के बाद बच्चों के लिए पेरेंट्स का क्या रोल रहता है, गार्जियन का क्या रोल रहता है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। सो हमें पेरेंट्स और गार्जियन के बारे में भी पता रखना चाहिए, प्लस बच्चों के बारे में ऑल डिटेल जो भी आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया वो पेरेंट्स का बताइए। सो ये हो गया आपका रोल ऑफ स्टेक होल्डर्स। मतलब एक स्कूल के इम्प्रूवमेंट के लिए सिर्फ टीचर इम्पॉर्टेंट नहीं है, students are very important, parents are very important, teachers, administrators and community also very important है। तो इस बेसिस में हुआ। to identify problems that might hinder, देखो आइडेंटिफाई भी करना है कि कौन सा चीज़ हिंडर मतलब रोकना, और प्रिवेंट द अचीवमेंट ऑफ द लर्नर्स के अचीवमेंट को कौन सा चीज़ रोक रहा है। अब देखो, असेसमेंट फॉर लर्निंग में पहला आता है कि ये जो पेपर है असेसमेंट फॉर लर्निंग पढ़ रहे हैं, नेचर ऑफ असेसमेंट। अभी थोड़ा नेचर ऑफ इवैल्यूएशन पढ़ा ना, इतना सा पढ़ लिया, पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन पढ़ा, अभी नेचर ऑफ असेसमेंट पहले पढ़ो। क्लासरूम असेसमेंट इन्वॉल्व स्टूडेंट्स एंड टीचर्स इन कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग। सुनो, असेसमेंट में बस इतना ही है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ इवैल्यूएशन, और हम बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं, टीचर्स को भी इन्वॉल्व करते हैं कंटिन्यूसली बच्चों के लर्निंग को जानने के लिए। बच्चों का लर्निंग जो है, स्टूडेंट्स का लर्निंग जो है, उसको मॉनिटर करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। इट गिव्स स्टूडेंट्स ए मेजर ऑफ देयर प्रोग्रेस एज लर्नर्स। ये स्टूडेंट्स को क्या देता है, नहीं, इट गिव्स स्टूडेंट्स ए मेजर ऑफ देयर प्रोग्रेस एज लर्नर। जब स्टूडेंट लर्नर जैसा काम करते हैं, बिकॉज यू ऑल आर लर्नर्स, हम भी लर्नर्स हैं, तो उसको नापने के लिए, मेजर करने के लिए असेसमेंट इम्पॉर्टेंट है। किसी का परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा है, किसी का कम है, तो उसको हम किसे जांच करें और जाने, मेजरमेंट करके। तो असेसमेंट के थ्रू पॉसिबल होता है। इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टूडेंट्स। ये क्या प्रोवाइड करता है ना, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देता है फॉर क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। लर्निंग के प्रोसेस में ये आपको हेल्प करता है, क्लोज ऑब्जर्वेशन करने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन कलेक्शन ऑफ फ्रिक्वेंट फीडबैक। ये आपको हेल्प करेगा फ्रीक्वेंट फीडबैक लेने के लिए, फ्रीक्वेंटली फीडबैक लेने के लिए। ठीक है, ये आपको हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन कलेक्शन ऑफ फ्रीक्वेंट फीडबैक ऑन स्टूडेंट्स लर्निंग। स्टूडेंट के लर्निंग में फ्रीक्वेंट फीडबैक देने के लिए। तो आपको अगर मैं बोलती हूँ कि डिस्क्रिप्शन देना है स्टूडेंट्स के प्रोग्रेस के ऊपर, तो असेसमेंट होगा। फीडबैक देना है तो असेसमेंट होगा। हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि हर एक बच्चा कितना सीख रहा है, कितना कर रहा है, तो वो भी असेसमेंट होगा। तो असेसमेंट हैज़ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द सेल्फ एस्टीम ऑफ पीपल्स। असेसमेंट क्या करता है,
ना प्रोफाउंड इम्पैक्ट मतलब बहुत डीपली इम्पैक्ट प्रोवाइड करता है। इम्पैक्ट मतलब प्रभाव ऑन द सेल्फ एस्टीम ऑफ पीपल्स। बच्चों को लगने लगता है ना उनके पास कुछ तो है, वो तो कुछ अचीव कर सकते हैं या फिर कुछ तो उनके पास बात है जिसके थ्रू वो आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट हो गया, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया कि असेसमेंट में हम लोग क्या कर रहे हैं, असेसमेंट में हम लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, असेसमेंट में हम बच्चों के ऊपर, बच्चों के सेल्फ एस्टीम के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, विच इज़ क्रिटिकल इन्फ्लुएंस ऑन लर्निंग, जो कि क्रिटिकल इन्फ्लुएंस डाल रहा है किसके ऊपर, लर्निंग के ऊपर। यूजेस वेराइटी ऑफ स्ट्रैटेजीज, वेराइटी ऑफ स्ट्रैटेजीज हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो क्या स्ट्रैटेजीज हैं वो तो बाद में पढ़ेंगे, बट इसीलिए बोला जाता है कि असेसमेंट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय द टीचर्स। जो एक्टिविटीज़ पूरे दिन में एक टीचर करता है बच्चों को जानने के लिए, उनको एसेसिंग करने के लिए, उनको इंफॉर्मेशन देने के लिए और इंफॉर्मेशन को यूज़ करने के लिए फीडबैक जैसे, तो वो इम्पॉर्टेंट है टू मॉडिफाई द टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ इन व्हिच दे आर एंगेज्ड, जिसमें वो लोग इन्वॉल्व हैं। अब देखो फंक्शन ऑफ असेसमेंट, मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस, बच्चों का प्रोग्रेस, देखो बच्चों का प्रोग्रेस जानना है। ठीक है, ये यहाँ पे साइड में बैठ के पढ़ रहा है, दिमाग खुजा रहा है, कि जो कि आप लोग भी करते हो, हम लोग भी करते हैं, अरे नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस, हम बच्चों का प्रोग्रेस देख रहे हैं। और क्या करेगा, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में ये भी हेल्प करता है, ऑब्वियस ना, ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा तब तो इवैल्यूएशन इवैल्यूएट करेगा। स्क्रीनिंग करने में हेल्प करता है, याद रखो कल डायग्नोस्टिक प्रोसेस भी बोला था, स्क्रीनिंग भी बोलते हैं। अभी देखो कुछ बच्चों को पढ़ने में परफॉर्मेंस अलग आएगा, कुछ बच्चों का लर्निंग प्रोसेस अलग है, तो उनका परफॉर्मेंस अलग है, तो परफॉर्मेंस वाइज स्क्रीनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, हो गया। देन क्या है, प्लेसमेंट ऑफ स्टूडेंट इन रिमीडियल कोर्सेज। असेसमेंट के बेसिस पे ही कौन से बच्चों को रिमीडियल क्लासेस चाहिए, कौन से को नहीं चाहिए, वो पता चलता है। अब रिमीडियल कोर्सेज में क्या होता है, सपोज एक बच्चा बहुत ही वीक है एक सब्जेक्ट में, तो उसको हम लोग डालते हैं कहाँ पे है ना, रिमीडियल कोर्सेज में डालते हैं। ठीक है, प्लेस करते हैं ताकि उनका डेवलपमेंट हो सके, उस जो क्वेश्चन वो समझ नहीं पा रहे बार बार उनको समझाए जा सके और इजीली बता सके। अच्छा, कौन सा मूवी का नाम है यहाँ पे बताओ, बच्चे का ग्रोथ पता नहीं चलेगा। एंड मोटिवेशन, तो क्या क्या हो गया फंक्शन ऑफ असेसमेंट में, और भी ज़्यादा इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग सेट हो गया, इवैल्यूएशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम, याद रखो इसके ऊपर भी पढ़ चुके हो, माइक्रो टीचिंग और स्किल ऑफ टीचिंग जो भी था, टीचिंग स्किल्स, स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, स्किल ऑफ क्वेश्चन प्रोबिंग, स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट, स्किल ऑफ क्या था वो, स्टिमुलस रेस्पॉन्स, स्किल ऑफ क्लोजर, स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड यूजेस, स्किल ऑफ क्या था और भी हाँ, इलास्ट्रेशन विद एग्जाम्पल, स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन, इतनी सारी स्किल्स हैं। तो क्यों यूज़ कर रही हूँ स्किल्स को, बिकॉज हमारा इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस जैसा बेटर हो जाए और प्रॉपर वे से चले, इसीलिए हम क्या यूज़ करेंगे, इसलिए हम यूज़ करेंगे हमारा ये इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम को एसेस करने का तरीका, ताकि हमारा असेसमेंट प्रॉपरली हो। ठीक है, अब देखो ये देख लो, ये डायग्राम, अच्छा एक डायग्राम दिया गया है, नोट्स बना रहे हो तो प्रॉपर नोट्स बनाओ। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन क्या क्या है, थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं फटाफट। इट इज ऑनगोइंग, असेसमेंट ऑनगोइंग है, पॉजिटिव है, इंडिविजुअलाइज्ड भी होता है, मतलब हर एक पर्सन के अकॉर्डिंग भी हम लोग एक एक करके कर सकते हैं, जो प्रोवाइड करता है क्या, फीडबैक। इवैल्यूएशन क्या है, ये क्लोजर है, मतलब कोई चीज को ना क्लोज करना है, खत्म करना है, तो इसको हम यूज करेंगे लास्टली हम उसको यूज करेंगे और इंफॉर्मेशन देंगे और उसके बेसिस में किसी को जजमेंट करेंगे। मैं बार बार बोल चुकी हूँ कि जजमेंट तो करना ही है, आपको पता होगा कि असेसमेंट में भी मैंने बोला था जजमेंटल है, बट वो जजमेंटल के लिए फीडबैक दे रहा था, बट ये डायरेक्ट जजमेंटल देता है। ठीक है, ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट वे से देता है फीडबैक के थ्रू, ये डायरेक्ट है। हम बोल सकते हैं कि असेसमेंट जस्टिफिकेशन है और इवैल्यूएशन क्लोजिंग है, जहाँ पे वो स्टैंडर्ड चेक करता है, मतलब हर एक बच्चे का स्टैंडर्ड अलग अलग होता है, हर एक बच्चे का पढ़ने का स्टाइल भी अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड चेकिंग देता है, जिसके थ्रू आगे हम बढ़ सकते हैं कि कैसे ग्रोथ होगा कैसे नहीं होगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। बोथ क्या रिक्वायर करते हैं ना, रिक्वायर क्राइटेरिया यूज मेजर आर एविडेंस ड्रिवन। तो क्राइटेरिया यूज करते हैं, तो देखो रिक्वायर क्राइटेरिया यूज मेजर्स
और एविडेंस ड्रिवन, ये सारे दोनों ही एविडेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं, दोनों ही। मैंने बोला था इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट दोनों एक साथ चलते हैं, तो दोनों को ही क्या चाहिए, एविडेंसेस चाहिए। एविडेंसेस मतलब प्रूफ, विदाउट प्रूफ ये नहीं करेगा। अब देखो, जैसे पर्पस ऑफ असेसमेंट अगर जानना है कितने टाइप का है सुन लो। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में जाते हो, वो लोग क्या करते हैं असेसमेंट का, ना जनरल असेसमेंट करते हैं कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब जानते हैं, जनरल असेसमेंट है। फिर क्या है ना, हमारा एक्सेप्शंस है। एग्जेम्पशंस में क्या होता है ना, ये चेक करता है कौन सा बेटर कर रहा है, कौन सा पर्सन बेटर नहीं कर रहा है, क्योंकि सारे बच्चों के लिए सेम रूल्स नहीं रहते हैं, कुछ बच्चों के लिए सेम रूल्स होते हुए भी कभी कभी अलग रूल्स भी आते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग सबका अलग अलग पॉइंट भी आएगा कि नीड अलग है, थिंकिंग अलग है, प्रोसेस अलग है, तो अलग अलग पॉइंट के अकॉर्डिंग यूज हो सकते हैं। सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है, याद कैसे रखोगे, असेसमेंट के थ्रू सर्टिफिकेशन मिलता है, असेसमेंट के थ्रू प्रमोशंस मिलता है, याद रहा, याद रहा, प्रमोशन सर्टिफिकेशन मिलेगा। अगर मैं इंस्ट्रक्शनल बोलूँ तो असेसमेंट डायग्नोसिस बेस्ड है, एविडेंस ऑफ प्रोग्रेस नीड करता है, फीडबैक टू द रेस्पोंडेंट, जो जैसा फीडबैक देगा उसके ऊपर ये डिपेंड करता है, ये फीडबैक देता है रेस्पोंडेंट को, जो भी जैसा रेस्पॉन्ड दिया, जो भी जैसा रेस्पॉन्स दिया उसके अकॉर्डिंग ये फीडबैक देगा कि किस टाइप का फीडबैक है, कैसा है, हम देंगे। फिर इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग एंड करिकुलम, असेसमेंट प्रोसेस इवैल्यूएट करता है टीचिंग और करिकुलम कैसा जा रहा है। फिर रिसर्च में कैसे यूज होता है ना, रिसर्च में इवैल्यूएशन में यूज होगा, रिसर्च में असेसमेंट एक्सपेरिमेंटेशन में यूज होगा, रिसर्च में नॉलेज अबाउट लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज यूज होता है। देखो, लैंग्वेज को लर्न करना अलग बात है और लैंग्वेज को यूज करना अलग बात है, दोनों में डिफरेंसेस हैं। लैंग्वेज को यूज करना अलग बात है और लैंग्वेज को आप बोल रहे हो कि मैं मैम लैंग्वेज यूज करूंगी, तो लैंग्वेज को यूज करना अलग चीज होता है और लैंग्वेज को समझना, लर्न करना अलग पॉइंट होता है, तो दोनों का डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है। तो वो सब भी हमारा असेसमेंट के थ्रू होता है कि हम लोग असेसमेंट के थ्रू ये सब कर सकते हैं। हो गया। और क्या है ना, असेसमेंट प्रोसेस में आगे चलते हैं, तो हमारे पास ना 3 टाइप ऑफ असेसमेंट है, ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ असेसमेंट है। एक होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, एक होता है असेसमेंट एज लर्निंग, एक होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है। ये असेसमेंट के कॉन्सेप्ट में आता है। बोलोगे मैम असेसमेंट के कॉन्सेप्ट में हम लोग इवैल्यूएशन भी देंगे क्या, हाँ इवैल्यूएशन भी दोगे, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इवैल्यूएशन नहीं हुआ तो असेसमेंट को समझा नहीं सकते, लॉन्ग क्वेश्चन आया तो। असेसमेंट फॉर लर्निंग enables टीचर्स टू यूज इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट, देखो फॉर लर्निंग बोला गया है। अच्छा, फॉर लर्निंग बोल रहे हैं तो कौन सा प्रोसेस आ जाएगा, फॉर्मेटिव आएगा या सबमेटिव आएगा। स्टूडेंट, हम क्या कर रहे हैं, टीचर्स को हम बता रहे हैं कि स्टूडेंट के इंफॉर्मेशन को यूज करें, सो टीचर्स टू यूज इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट्स नॉलेज अंडरस्टैंडिंग, बच्चों का नॉलेज आपको जानना है हर दिन के लिए, ठीक है, बच्चों के बारे में आपको जानना है हर दिन के लिए, बच्चों का आप स्किल्स जानोगे कि वो क्या क्या समझ पा रहे, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। तो मुझे बताओ ये फॉर्मेटिव होगा, पहला वाला क्या गया, फॉर फॉर्मेटिव, ठीक है। असेसमेंट एज लर्निंग, ये लर्निंग प्रोसेस है उनका प्रोग्रेस जानने के लिए, हम उनको क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं, स्किल प्रैक्टिस करवा सकते हैं। ये स्टूडेंट यूज सेल्फ असेसमेंट एंड टीचर फीडबैक टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर लर्निंग, देखो स्टूडेंट खुद से सेल्फ असेसमेंट भी कर सकते हैं, प्लस उसके ऊपर टीचर इसको रिफ्लेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का प्रोसेस होगा, ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का यहाँ पे प्रोग्रेस होगा या प्रोसेस होगा, ठीक है। तो टुवर्ड्स लर्निंग गोल्स के तरफ आप जा रहे हो, मतलब किसी के चीज, मतलब गोल, एंडिंग पॉइंट तक हम लोग पहुंच रहे हैं। फिर आता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये क्या करता है ना, असिस्ट टीचर्स टू यूज एविडेंस ऑफ स्टूडेंट लर्निंग टू असेस स्टूडेंट अचीवमेंट। अगर अचीवमेंट बोल दिया, ठीक है, अचीवमेंट तो एंडिंग में मिलता है ना, प्राइजेस, अचीवमेंट, रिजल्ट, आउटपुट, तो ये तो एंडिंग में मिलता है, तो वो क्या हो जाएगा, जब भी हमने ऑफ बोल दिया एंडिंग में चले गए तो असेसमेंट, कौन सा असेसमेंट हो जाएगा, सबमेटिव वन, ठीक है। मैं अभी ना फॉर्मेटिव एंड सबमेटिव का एक कंपैरिजन बता देती हूँ छोटा सा। फॉर्मेटिव क्या होता है, जो रेगुलर बेसिस पे करते हैं, एवरीडे बेसिस पे, सेकंड यूनिट में ही है, फिर फर्स्ट यूनिट में भी पढ़ेंगे इसको। तो हम अगर रेगुलर बेसिस पे किसी चीज़ को जज कर रहे हैं
या फिर उनको इवैल्यूएट कर रहे हैं, या फिर उनके परफॉर्मेंस स्किल्स को हम लोग कैलकुलेट करें कि अच्छा मैंने जो पढ़ाया तुमको समझ आया, फीडबैक दे रहे हैं, तो वो फॉर्मेटिव है। सम्मेटिव वर्ड में है सम्मेटिव, सम मतलब जोड़ना, हर दिन का जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ और एंडिंग में एक टेस्ट ले लो, एग्जाम ले लो और फुल्ली उसको बताओ कि उसका अचीवमेंट क्या है, उसका ग्रोथ क्या है, उसका अचीवमेंट क्या है। तो वो हो गया सम्मेटिव, वो हो गया सम्मेटिव। ठीक है, जहाँ पे बच्चों का हम गोल्स देखते हैं, अचीवमेंट देखते हैं, उस बेसिस पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, अब देखो ये तो कल ही पढ़ चुके हैं, मेजरमेंट, असेसमेंट, इवैल्यूएशन। आपको था कि मैम समझ नहीं आ रहा है, इसको फटाफट से और एक बार कर लेते हैं। मेजरमेंट इज अ मेथड ऑफ गिविंग स्कोर टू लर्नर्स। मेजर कर रहे हो ना, नाप रहे हो, तो जस्ट लाइक एक बच्चे को आपने मेजर किया, 100 में से तुमने कितना मार्क रखा है, 50 मार्क रखा है, तो दैट इज द मेजरमेंट। किसी को आपने मेजर किया मतलब उसको स्कोरिंग देना, और स्कोरिंग के साथ कोई यूनिट भी हो सकता है कि हम लोग यूनिट के थ्रू जान रहे हैं कि कैसा होगा, बच्चे का ग्रोथ क्या है, ये भी हो सकता है। तो अगर मैं कोई भी चीज़ में मार्किंग स्कोरिंग कर रही हूँ, ठीक है, और हम लोग प्रॉपरली बच्चों को जज कर रहे हैं, तो आप बोलोगे मैम ये इवैल्यूएशन क्यों नहीं है, ये इवैल्यूएशन का ही पार्ट है, बट हमने इसको असेसमेंट बोला हुआ है, सॉरी मेजरमेंट बोला हुआ है। ठीक है, तो अगर हम मेजरमेंट कर रहे हैं और इसको मार्क दे रहे हैं, तो जैसे स्कोर देना एक मेथड है जिसके थ्रू हम बच्चों को स्कोर दे रहे हैं, जिसके थ्रू हम बच्चों को स्कोर गिवन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है मेजरमेंट। ये ना बहुत ही छोटा कंसेप्ट है, ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, इसलिए हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। असेसमेंट क्या होता है, आफ्टर एनालाइजिंग द स्कोर, जो भी स्कोर गिवन है पहले से, जो भी स्कोर हमने दे दिया है बच्चों को, उसको एनालाइज करने के बाद जो भी मेजरमेंट के थ्रू मिला था, द चेंज इन द सिलेबस हो सकता है, कोई चीज़ को बड़ा करना है, कोई चीज़ को छोटा करना है, रिफाइन करना है, उसी को बोलते हैं असेसमेंट। फीडबैक टाइप, अगर मैं फाइनल जजमेंट में पहुंच जाऊं कि मुझे तो एंडिंग करना है, तो ऑन द बेसिस ऑफ असेसमेंट उसको हम ही बोलेंगे इवैल्यूएशन। तो हमने क्या किया, इसमें हमने सिर्फ स्कोरिंग के लिए ट्राई किया, टेस्ट वगैरह में छोटे छोटे टेस्ट लेके। इसके बाद हमने असेसमेंट किया, उसमें हम अगर चाहते हैं कि बच्चों का जो भी स्कोर है मेजरमेंट के थ्रू, उसके अकॉर्डिंग बच्चों को हम जज करें और रिफाइन करने के लिए फीडबैक दें, तो फीडबैक प्रोसेस के लिए असेसमेंट आएगा। और फाइनली कोई चीज़ को टास्क कंप्लीट करने के लिए हम जजमेंटल प्रोसेस में जा रहे हैं, तो वो इवैल्यूएशन है। ठीक है, टास्क कंप्लीशन प्रोसेस अगर किसी ने पूछा इवैल्यूएशन है, तो कौन सा बड़ा कितना छोटा है, देखो ये जो था ये बहुत ही नैरो कंसेप्ट है, असेसमेंट जो है वो ब्रॉडर देन मेजरमेंट है, बट एंड द कंसेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन इज ब्रॉडेस्ट अमंग थ्री। ये तीनों में से सबसे बड़ा कौन सा है, इवैल्यूएशन है। ठीक है, फास्ट अगर इन तीनों में से पहला काम कोई करेगा वो है मेजरमेंट करेगा। मेजरमेंट करेगा जहाँ पे डिटरमाइन होता है कि कितना कॉम्पिटेंसी मेंटेन करता है एक स्टूडेंट और एक बच्चा, कितना उसका ग्रोथ हो रहा है, कितना वो मेंटेन करता है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर हम जाते हैं कि मेजरमेंट के बाद असेसमेंट इज द मिडिल स्टेज, ये बीच का स्टेज है जहाँ पे बच्चे का ग्रोथ हम पता करते हैं, बीच का स्टेज है हमारा। बीच का स्टेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसके बिना हम इवैल्यूएशन तक पहुँच नहीं सकते, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट हो गया। देन अगर लास्ट देखते हैं, जो फाइनल टास्क है जो डिटरमाइन करता है कि बच्चा प्रमोट होगा कि नहीं, वो इवैल्यूएशन है। ठीक है, देन मेजरमेंट जेनरली एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस तो बिल्कुल नहीं है, मेजरमेंट जेन्युइनली और जेनरली कॉन्टिन्यूस प्रोसेस बिल्कुल नहीं है, बट असेसमेंट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, इवैल्यूएशन ऑल्सो ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। आपका मेजरमेंट ये ऑब्जर्वेशन डजंट हैव ए रोल इन मेजरमेंट, पता है ऑब्जर्वेशन का कोई रोल नहीं है मेजरमेंट में, बट असेसमेंट में ये रिक्वायर्ड है। सेम चीज़ इवैल्यूएशन में भी रिक्वायर्ड है, इसका जरूरत पड़ता है। फिर क्या है लास्ट पॉइंट, मेजरमेंट इज मेनली मेजर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर, लर्नर का बुद्धि चेक करता है, बुद्धिमत्ता क्या है, बट आपका असेसमेंट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। ओके, प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं इसको डिस्कवर करूं कि किस पॉइंट पे जा रहे हैं, तो ये आ गया आपका लास्ट। हाँ, इट इज ऑल्सो अप्लाइड फॉर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। असेसमेंट जो है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए ये भी यूज होता है, एंड अलॉन्ग विथ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इवैल्यूएशन में ऑल टोटल डेवलपमेंट्स चेक होते हैं, मतलब जितने भी डोमेन्स थे, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, ऑल राउंड डेवलपमेंट जितना भी था वो सब कुछ यहाँ पे चेक होता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये सब इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये सब इंपॉर्टेंट हो गया।
इतना हम क्लियर हैं